ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ओसीडी। बहुत सुना होगा तुमने लोगों को बोलते हुए हमें ओसीडी है, हमें ओसीडी है। क्या होता है ओसीडी? ठीक है, so people affected by obsessive compulsive disorder are unable to control their preoccupation with specific ideas or are unable to prevent themselves from repeatedly carrying out a particular act or series of acts that affect their ability to carry out normal activities. Definition यही रहेगी। डेफिनेशन समझा देती हूँ क्या है ओसीडी। ओसीडी में जो लोग होते हैं उनके पास में एक थॉट उनके दिमाग में कंसिस्टेंटली रहता ही है, दैट इज देयर ऑब्सेशन। कभी कभार वो थॉट हो सकता है और कभी कभार वो कुछ एक्ट्स होते हैं जो वो लोग करते ही रहते हैं, और ये एक्ट्स करने की वजह से उन लोगों की नॉर्मल फंक्शनिंग में प्रॉब्लम्स आती हैं, जो कि हमने एबनॉर्मैलिटी के फीचर्स में भी पढ़ा था कि डिसफंक्शनल हो जाता है, मतलब वो आपके नॉर्मल फंक्शनिंग में ऑब्स्टिकल बन के खड़ा हो जाता है, एबनॉर्मल बिहेवियर। सो दिस इज ओसीडी। अब थॉट कैसा भी हो सकता है। अब यहाँ पर जो मेनली जो डिफरेंस आता है वो ये आता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन ऑब्सेसिव बिहेवियर एंड कंपल्शन। नाउ ऑलवेज रिमेंबर, ये जो ऑब्सेसिव बिहेवियर होता है ये एक थॉट होता है, ठीक है, जिसकी वजह से द पर्सन लीड्स टू द कंपल्शन। कंपल्शन इज यूजुअली एन एक्ट जो इस थॉट की वजह से उस इंसान को करना ही पड़ता है, वरना वो थॉट उसका पीछा नहीं छोड़ता है। लेकिन वो थॉट वैसे भी उनका पीछा कभी नहीं छोड़ता है क्योंकि इट्स अ डिसऑर्डर, तो वो इसी कंटिन्यूअस लूप में फंसे रह जाते हैं कि उनको ऑब्सेसिव थॉट आएगा जिसकी वजह से उस थॉट से रिड करने के लिए, आजादी पाने के लिए वो एक पर्टिकुलर कंपल्सिव बिहेवियर में जाएंगे और वो इसी लूप में फंसे रह जाते हैं। अब एग्जाम्पल देती हूँ, ऑब्सेसिव थॉट और कंपल्सिव बिहेवियर क्या हो सकता है। जैसे ऑब्सेसिव थॉट है, यूजुअली जो ओसीडी होते, जो कॉमन ओसीडी तुमने देखा होगा वो क्लेनलीनेस का देखा होगा, ठीक है। तो एक इंसान को थॉट आ रहा है कि मेरे हाथ गंदे हैं, मेरे हाथों में डर्ट है या मेरे हाथों में जर्म्स है, ये कंटिन्यूअस थॉट है। तुम्हें जब भी ऐसा थॉट आता है तो तुम क्या करते हो? हाथ धोने जाते हो। उस इंसान को ये ऑब्सेसिव थॉट आ रहा है तो वो बार बार क्या करेगा? हाथ धोता रहेगा। तो मेरे हाथों में जर्म्स हैं या मेरे हाथ गंदे हैं इज द ऑब्सेसिव थॉट, जिसका कंपल्सिव बिहेवियर क्या हो रहा है? बार बार हाथ धोना। और जब वो बार बार हाथ धोते रहेंगे तो उनका जो नॉर्मल फंक्शनिंग है लाइफ का वो डिसरप्ट हो जाएगा। दिस इज ओसीडी। अब ओसीडी बहुत सारी चीजों का हो सकता है, ये तो एक थॉट है जिसकी वजह से, मतलब दिस इज द कॉमन ओसीडी दैट वी हियर अबाउट। इसके अलावा बहुत सारे ओसीडीज होते हैं, जैसे आई रिमेम्बर बैक व्हेन आई वाज इन हॉस्पिटल, तो एक केस था हमारे पास में, उस इंसान को लगता था दैट his wife is having an affair with her brother-in-law। बेसिकली देवर के साथ में उसका अफेयर है, उसके भाई, उसके उस इंसान को ये लगता था, जिसकी वजह से वो कंटिन्यूस सर्वेलेंस रखता था अपनी वाइफ के ऊपर। वाइफ से भी हमारी बात हुई, देवर से भी हमारी बात हुई, पूरा इन्वेस्टिगेशन भी सब कुछ हो गया था। सो इट वाज नथिंग, वाइफ और देवर के बीच में कुछ भी नहीं था। इट्स जस्ट ही हैड दैट ऑब्सेसिव थॉट, जिसकी वजह से कंपल्सिव बिहेवियर क्या हो रहा था? वो सर्वेलेंस रख रहा था अपनी वाइफ के ऊपर, या फिर वो अपनी वाइफ को ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था, या फिर वो अपने भाई को ट्रस्ट नहीं कर पा रहा था। तो इस तरीके के ओसीडीज भी होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। ओके, उनको भी ऑलमोस्ट उनको ये आ जाता है कि वो मुझे कल का चलता है तो फिर किसी से ऑर्डर नहीं करेंगे। तो जितने भी कलर हो, 100 कलर, 50 कलर, तो वो फिर किसी को ऑर्डर नहीं करेंगे। वो परफेक्शन वाला भी हो सकता है। ओसीडी का जो मैं एग्जैक्टली तुम्हें बताऊं कि मतलब उन लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे एक बहुत ही स्टूपिड लग सकता है लोगों को। स्टूपिड इसलिए लग रहा है क्योंकि अब नॉर्मल बिहेवियर इज ऑलवेज स्ट्रेंज, वो इसलिए लोगों को स्टूपिड भी लगता है। जैसे कई लोगों को ये होता है कि अगर मैं घर से निकलने से पहले 3 बार टेबल पे नॉक नहीं करूंगी तो फिर मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा।
अब ये तो कितना जरूरी हो गया ना इंसान के लिए कि मेरे साथ कुछ गलत हो जाएगा या फैमिली के किसी और मेंबर के साथ में कुछ गलत हो जाएगा तो उसके लिए वो कंपल्शन है ही है। तुम्हारी वाली बात वो परफेक्शनिज्म में जा रही है। मे बी ही हैज दिस थिंग कि मुझे चीजें ऑर्डर में, अगर मेरे कलर्स मेरे अकॉर्डिंग ऑर्डर में होंगे तो मैं उनको बेटर तरीके से पेंट कर पाऊंगा, या जब भी मुझे एकदम से वो कलर चाहिए होगा तो मेरा हाथ वहीं पे जाएगा क्योंकि मुझे पता है व्हाट ऑर्डर इट इज। मे बी उनके दिमाग में ये हो, मे बी इट्स नॉट ओसीडी। ठीक है, क्योंकि वो हर चीज को तो अरेंज नहीं कर रहे हैं ना, वो सिर्फ कलर्स को अरेंज कर रहे हैं। तो इट्स नॉट ऑलवेज ओसीडी। ओसीडी उससे बहुत ज्यादा एक इंसान के दिमाग में भयानक है। तुम जितना सोच भी नहीं सकते हो वो उतना खुद ही सफर कर रहा है अपने ओसीडी से। इसलिए स्टॉप लेबलिंग योरसेल्फ एज ओसीडी कि तुम जरा सा भी अगर ज्यादा हाथ धो रहे हो या तुम्हें, यूं तो मुझे भी है, अगर मैं घर वापस जाऊं तो मुझे मेरा बेड एकदम प्रॉपर चाहिए, मुझे मेरे कमरे में कोई भी चीज इधर की उधर नहीं होनी चाहिए। दैट इज नॉट ओसीडी। ये थोड़ी है अगर वो कमरे की चीज इधर से उधर हो जाएगी तो मेरे को ये लगेगा कि कुछ गलत हो जाएगा। बस मुझे चाहिए क्योंकि उससे मुझे पीस आता है। दिस इज नॉट ओसीडी। ठीक है, तो ओसीडी इससे कहीं ज्यादा भयानक है। ओके, now obsessive behavior, if we define, is the inability to stop thinking about a particular idea or topic. The person involved often finds these thoughts to be unpleasant and shameful. उन्हें खुद को ही वो unpleasant और shameful लगते हैं, क्योंकि मैंने खुद भी तुम्हें एक एग्जांपल दे दिया कि you will find the stupid कि if that person will not knock it, उसको लग रहा है कि कुछ गलत हो जाएगा मेरे साथ में। Then compulsive behavior is the need to perform certain behaviors over and over again. Many compulsions deals with counting, ordering, checking, touching and washing. Other disorders in this category include hoarding disorder, difficulty discarding things. ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं उनको अपने उस चीज से बहुत ज्यादा ऑब्सेशन होता है कि कोई भी चीज उनके घर में एक बार आ गई है वो डिस्कार्ड नहीं कर सकते हैं उसको। अब सबके दिमाग में अलग थॉट हो सकता है कि कभी काम आ जाएगी, ये एक अलग ऑब्सेशन है। ठीक है, या फिर कुछ हो जाएगा अगर मैंने इसे डिस्कार्ड कर दिया। एनीथिंग, सबका अपना अपना अपने तरीके से दिमाग चलेगा। दिस इज hoarding disorder. Next is trichotillomania, that is hair pulling disorder. Hair pulling disorder, this I have seen myself कि उसमें उस बच्ची को ये लगता, मतलब उस बच्ची को पता नहीं क्यों हुआ था ये, बट उस वो अपने हेयर पुल करती रहती थी। तो जिसकी वजह से शी स्टार्टेड, मतलब अगर किसी को ऑब्जर्व करना है कि समथिंग इज देयर तो वो बच्ची ना हमेशा एक ही हेयर स्टाइल रखती थी। हमेशा वो टस से मस नहीं होगा वो हेयर स्टाइल, वो ऐसा होता था। मतलब अगर वो इधर की मांग है तो वो इधर की रहेगी, जहां से जितना है वो उतना ही रहेगा। वो इतना एक्यूरेट होता था। एवरी डे यू कैन नॉट बी दैट एक्यूरेट विद योर हेयर स्टाइल। आई डोंट थिंक सो वी ऑल कैन बी दैट एक्यूरेट, बट दैट चाइल्ड वॉज वेरी एक्यूरेट विद हर हेयर डू। तो फिर धीरे धीरे when I started talking to her, so I got to know that she has trichotillomania, क्योंकि वो अपने हेयर पुल करती ही रहती है। उसको कभी भी दिमाग में कुछ भी प्रॉब्लम लगेगी तो वो अपने हेयर को पुल करेगी, और उसको वो थॉट भी नहीं समझ में आ रहा कि क्या ऑब्सेसिव थॉट है जिसकी वजह से उसको ये होता है कि बस मैं अपना हेयर पुल करूं। अब वो हेयर पुलिंग कहीं से भी हो सकती है, यहाँ से होगी, यहाँ पे अगर खत्म हो जाएंगे तो यहाँ से हो जाएगी, कहीं से भी हो सकती है। दे विल पुल देयर हेयर। दिस इज ट्रिकोटोलोमैनिया। ठीक है, नहीं सिर्फ अपने ही करेंगे वो, कोई और तो उन्हें करने नहीं देगा ना। अपने तो जब जब वो, हाँ अपने तो जब जब वो ऑब्सेसिव थॉट आएगा दे कैन डू इट। कंपल्सिव बिहेवियर जब तक होएगा ही नहीं, वो ऑब्सेसिव थॉट उन्हें पागल कर देगा, उन्हें बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट देगा, तो इसलिए वो अपने ही करते हैं। ठीक है, सो मतलब इफ यू वांट टू ऑब्जर्व दैट, इफ यू वांट टू ऑब्जर्व द सिम्टम ऑफ ट्रिकोटोलोमैनिया, वो यही है कि ये इंसान एकदम से, अगर तुम्हें लग रहा है कि कंसिस्टेंटली ये एक ही हेयर डू रख रहा है या रख रही है, या फिर तुम ऑब्जर्व करो कि हेयर पुलिंग वाला तुमने खुद भी ऑब्जर्व किया है, तो मे बी दैट पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम ट्रिकोटोलोमैनिया, ओसीडी का पार्ट। ओके, नेक्स्ट इज एक्सकोरिएशन, दैट इज स्किन पिकिंग डिसऑर्डर। स्किन पिकिंग डिसऑर्डर में दे विल कीप ऑन डूइंग लाइक दिस, या फिर अपनी स्किन को ही वो ऐसे पिक करते रहेंगे। दिस इज स्किन पिकिंग। अब ऑब्सेसिव थॉट कुछ भी हो सकता है, वो हमें नहीं पता, वो उस इंसान के ट्रॉमा पे डिपेंड करता है।
नेक्स्ट टाइप ऑफ डिसऑर्डर इज ट्रॉमा एंड स्ट्रेसर, स्ट्रेसर है ना, रिलेटेड डिसऑर्डर। अब ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी लाइफ में कुछ ट्रॉमा हुआ होता है और वो ट्रॉमा जो है वो बहुत ज्यादा सिवियर होता है। जैसे अगर तुमने भाग मिल्खा भाग देखी है, ओके एक ही ने देखी है, तो फिर मैं बता देती हूँ कि उसमें क्या होता है कि जैसे भाग मिल्खा भाग में देर आर सर्टेन सीन्स कि जिसमें उनके वो पार्टीशन के टाइम पे उन्हें अपने पूरे परिवार को छोड़ के भाग जाना पड़ा था, लेकिन फिर वो जब वापस अपने परिवार के पास में गए थे तो उन्होंने अपने परिवार में सबकी डेड बॉडीज देखी थी, लाइक लेजिट ब्लड कवर्ड डेड बॉडीज। तो वो एक छोटे से बच्चे के लिए बहुत बड़ा ट्रॉमा है। उसके बाद में अकेले पार्टीशन के टाइम पे पाकिस्तान से हिंदुस्तान आना, दैट इज अनदर लेवल ऑफ ट्रॉमा फॉर अ चाइल्ड, जिसमें उन्होंने ये भी देखा कि जब वो भागे थे अपने पेरेंट्स को छोड़ के तो उनके फादर ने उन्हें बोला था कि भाग मिल्खा भाग और पीछे मुड़ के नहीं देखना, दैट वॉज हिज वर्ड्स। तो उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा था क्योंकि उनके फादर को पता था कि ये पीछे मुड़ के हमें कत्ल होते हुए देखेगा तो ये वापस आ जाएगा और फिर वो जो लोग हैं जो भी रायट्स कर रहे थे उस टाइम पे वो इसे भी मार देंगे। दैट वॉज द होल सीन। तो अब वो जब भाग गए थे वहां से तो उसके बाद में उनका वो ट्रॉमा कभी रिजॉल्व ही नहीं हुआ, तो इट वॉज दैट सिवियर ट्रॉमा। तो वो ट्रॉमा कभी रिजॉल्व ही नहीं हुआ। तो जिसमें ऐसे बहुत सारे सीन्स हैं मूवी के अंदर जिसमें बार बार उनको अगर कोई भी चेज करता है तो उन्हें वही चीज सुनाई देती है, दैट हिज फादर इज कॉलिंग भाग मिल्खा भाग, पीछे मुड़ के ना देखे, मतलब पीछे मुड़ के ना देखियो। तो उन्हें बार बार वही चीज याद आती है। दैट इज ट्रॉमा रिलेटेड डिसऑर्डर, जिसको हम अगर टू बी प्रिसाइज बोले तो इट इज पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमा स्ट्रेस डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, दिस इज पीटीएसडी। यूजुअली इसमें क्या होता है कि जब वो ट्रॉमा हो रहा होता है, मतलब जब वो ट्रॉमेटिक सिचुएशन हो रही होती है तो दिमाग इतना सोच नहीं पाता है क्योंकि उस टाइम पे वो फ्लाइट एंड फाइट मोड में होता है, तो उस टाइम पे इतना नहीं सोचेगा। इसलिए पीटीएसडी के जो सिम्टम्स होते हैं वो यूजुअली सिचुएशन के खत्म होने के बहुत टाइम बाद आते हैं, जिसमें फ्लैशबैक्स हो सकते हैं, नाइटमेयर्स हो सकते हैं, इंट्रूसिव थॉट्स हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें उसके अंदर होती, ठीक है। So very often people who have been caught in a natural disaster such as tsunami or have been victims of bomb blast by terrorists or been in a serious accident or in a war related situation experience post traumatic stress disorder PTSD. Symptoms जो हैं वो हैं they may vary widely but may include recurrent dreams, flashbacks, impaired concentration and emotional numbing. Emotional numbing का मतलब है अगेन तुम वो ना गूगल कर सकते हो, ये जो पूरा का पूरा सीन है ना, दैट मिल्खा बीइंग इमोशनल नंबिंग ऑन अ रेलवे स्टेशन, जस्ट गूगल दिस ऑन यूट्यूब, गूगल दिस यूट्यूब दिस, ठीक है। तो तुम्हें वो पूरा सीन दिख जाएगा, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि इमोशनल नंबिंग किस तरीके की होती है। वो पूरे सीन में तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा, जितने भी सिम्टम्स हैं वो सारे के सारे उसमें हैं ऑलमोस्ट। एल्बम देख रखा है, एनीमे देख रखा है, हाँ, बिकॉज दिस इज वेरी कॉमन, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे ट्रॉमेटिक सिचुएशंस फेस करे हैं, तो दिस इज वेरी कॉमन। देखा होगा तुमने किसी न किसी मूवी में, जेन्युइनली देखा होगा, बट तुम्हें अभी याद नहीं आ रहा। Next is adjustment disorders and acute stress disorder are also included under this category. तो तुम्हें इन जो disorders तुम्हें end में दे रखे हैं ना, जैसे separation anxiety disorder के बाद में भी हमने कुछ disorders दे रखे थे, अभी OCD के बाद में भी हमने disorders दे रखे थे, उनके सिर्फ आपको नाम पता होने चाहिए, आपको उसकी डेप्थ में नहीं जाना, ठीक है। और अगर ऐसा क्वेश्चन आता है दैट यू हैव टू एक्सप्लेन ऑल द एंजाइटी डिसऑर्डर्स और एक्सप्लेन ओसीडी और एक्सप्लेन ट्रॉमा एंड स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर, तो वो लास्ट वाला पॉइंट आएगा जरूर कि उसके अंदर और कौन कौन सी डिसऑर्डर्स आती हैं, क्योंकि हम मेन अम्ब्रेला टर्म पढ़ रहे हैं, उसके नीचे और भी डिसऑर्डर्स हैं। सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर,
ओके, सो सोमैटिक सिम्टम एंड रिलेटेड डिसऑर्डर्स में क्या होता है कि फिजिकल सिम्टम्स विल बी प्रेजेंट इन द बॉडी, लेकिन उसका कोई मेडिकल कॉज नहीं होगा। जैसे कंसिस्टेंटली हेडेक हो रहा है, अब हेडेक किसी वजह से होता है, हेडेक यूजुअली कोल्ड की वजह से होता है, या फिर तुम्हारी आंखों में स्ट्रेन पड़ रहा है इसलिए हेडेक हो गया, या फिर माइग्रेन के लोगों को बहुत ज्यादा हेडेक्स होता है। तो दीज आर द कॉजेज, दीज आर द मेडिकल कॉजेज ऑफ हेडेक। लेकिन सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर्स में क्या होता है, फिजिकल सिम्टम्स होंगे लेकिन उसका कोई मेडिकल कॉज नहीं होगा। These are the somatic disorders. Okay. Now to define, these are conditions in which there are physical symptoms in the absence of a physical disease. In these disorders, the individual has psychological difficulties and complains of physical symptoms for which there is no biological cause. यही डेफिनेशन आएगी अगर आपसे सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर्स पूछी गई हैं कि वो क्या है। उसके नीचे आगे टाइप्स हैं, उनकी अपनी डेफिनेशन है। ठीक है, सबसे पहले है सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर। यहाँ पे मुझे रिलेटेड लिखना था, मैंने लिखना भूल गई हूँ। सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर्स। अब सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर में क्या होगा कि परसिस्टेंट बॉडी कंप्लेंट्स होंगी जिसका कोई बायोलॉजिकल कॉज नहीं है, जिसका कोई मेडिकल कॉज नहीं है, फिजिकल डिजीज है ही नहीं, लेकिन उसके सिम्टम्स जरूर प्रेजेंट हैं। जैसे मैंने हेडेक वाली बात बोली, या फिर इंसान को कोई भी डिजीज लग सकती है कि उसके सिम्टम्स हैं उसको, लेकिन उसका कोई, चाहे वो जितने मर्जी एक्सरेज करवा ले, जो मर्जी कर ले, लेकिन उसकी फिजिकल बॉडी में कुछ भी नहीं निकल रहा है, लेकिन उसके सिम्टम्स प्रेजेंट है। दिस इज सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर। ओके, somatic symptom disorder involves a person having persistent body related symptoms which may or may not be related to any serious medical condition। तो कई बारी related हो भी सकता है बट कई बारी नहीं भी हो सकता, मतलब it is that difficult to conclude, it is that difficult to diagnose। People with this disorder tend to be overly preoccupied with their symptoms and they continually worry about their health and make frequent visits to doctors। As a result, they experience significant distress and disturbances in their daily life। क्योंकि उनको अब ऑब्वियसली ना, एक ऐसे इंसान की व्यथा समझो कि उसको फिजिकल सिम्टम्स हैं लेकिन वो उसका कोई मेडिकल डायग्नोसिस उसको कोई दे ही नहीं पा रहा। यूजुअली हमें एक डायग्नोसिस मिल जाता है तो हम शांत हो जाते हैं कि ओके इसका ट्रीटमेंट करवा लेंगे फिर ठीक हो जाएंगे, लेकिन ऐसे इंसान को कोई मेडिकल कॉज ही नहीं मिल पाता है जिसकी वजह से वो और ज्यादा परेशान होता है और फ्रीक्वेंटली डॉक्टर्स के पास में जाता है जिसका उसके पास में कोई डायग्नोसिस नहीं है। देन साइकोलॉजिस्ट के पास में अल्टीमेटली जाना पड़ता है। जो मान जाते हैं वो साइकोलॉजिस्ट के पास में चले जाते हैं, जो नहीं मानते हैं फिर वो फिजिशियन के पास में चक्कर लगाते रहते हैं। And I read it somewhere that 70% of our physical diseases are psychosomatic symptoms। साइकोसोमैटिक सिम्टम्स यही सिम्टम्स हैं कि एक्चुअली बॉडी में कोई फिजिकल इलनेस नहीं है, लेकिन क्योंकि हम इतने ज्यादा प्री ऑक्यूपाइड है उस चीज से, या फिर हमारा मेंटल वेलनेस ठीक नहीं है जिसकी वजह से हमारी बॉडी ने मैनिफेस्ट कर दिए हैं वो सिम्टम्स। बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको बार बार पेट में दर्द हो रहा है, आपके डाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं है, आपके स्टमक में प्रॉब्लम नहीं है, आपके इंटेस्टाइन्स में प्रॉब्लम नहीं है, बट क्योंकि आपकी मेंटल वेलनेस नहीं है, आप मेंटली वेल नहीं हो, तो वो साइकोसोमैटिक सिम्टम्स है। ठीक है, कितनी बार ये होता है कि कैंसर में बदल जाता है। एक इंसान को मेंटल इलनेस थी, लाइक इफ आई टॉक अबाउट माय ओन फैमिली, माय अपनी एक्सटेंडेड फैमिली में माय समबडी, माय सम आंट वाज सफरिंग विद फर्स्ट डिप्रेशन। डिप्रेशन से वो स्किज़ोफ्रेनिया बना। स्किज़ोफ्रेनिया हम आगे पढ़ेंगे, इसमें साइकोटिक डिसऑर्डर है, वो स्किज़ोफ्रेनिया बन गया। किसी ने इलाज नहीं करवाया बिकॉज अगेन वी डोंट हैव द अवेयरनेस। मैं चिल्ला चिल्ला के मर गई, कुछ नहीं हुआ, किसी ने नहीं सुनी। धीरे धीरे इट बिकेम द पैंक्रियाटिक कैंसर। तो हमें डॉक्टर ने भी यही बोला कि अगर तुम पहले आ जाते और तुम अगर उस चीज का इलाज करवा देते, मतलब अपने मेंटल वेलनेस अगर तुम कर लेते, सही से मेंटल इलनेस का इलाज करवा लेते, तो पैंक्रियाटिक कैंसर नहीं बनता।
सो इट वाज अ साइकोसोमैटिक सिम्टम, बॉडी में प्रॉब्लम नहीं है, पर धीरे धीरे क्योंकि उनके ब्रेन ने मतलब ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 10 से 15 साल शी सफर्ड फ्रॉम स्किज़ोफ्रेनिया, 10 से 15 साल में उस स्किज़ोफ्रेनिया ने ब्रेन का माइंड का पूरा बुरा हाल कर दिया, जिसकी वजह से एंड में शी सफर्ड विद ऑर्गन फेलियर एंड शी डाइड ironically on mental health day. 10th October she died on mental health day. So this is how it can become a basically तुम अगर अपने इसका ध्यान नहीं रखोगे वो बॉडी में किस तरीके से चीजें लेकर आएगा, यू डोंट नो. इफ यू हैव एवर वॉच क्रिमिनल जस्टिस, देखी है किसी ने? क्रिमिनल जस्टिस करके अच्छी सीरीज है, बाद में देखना 12th के. अब अभी नहीं बोलूंगी मैं देखने के लिए. तो क्रिमिनल जस्टिस में भी यही चीज है, उसमें जो मेन लॉयर है वो एक इंसान को डिफेंड कर रहा होता है और वो उस इंसान को बहुत ज्यादा, पूरी सीरीज में यही दिखाया गया है कि वो बहुत ना इन्वॉल्व हो गया है, प्रोफेशनली नहीं बस पर्सनली बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गया उस केस में. फिर और पूरी सीरीज में दिखाया गया है फर्स्ट सीजन में कि उसके पैर में, एंकल के पास में ना एक छोटा सा पैच है एलर्जी का, जिसपे उसे बार बार इचिंग होती है, बहुत बुरा दिखने वाला पैच है वो. ठीक है, तो बाद में और पूरी सीरीज में ये भी थोड़ा थोड़ा कॉन्टेक्स्ट दिया कि इससे पहले जो उसका केस था उसने किसी गलत बंदे को डिफेंड कर दिया था और जो एक्चुअली क्रिमिनल नहीं था उसको जेल हो गई और फांसी दी हो गई, तो वो गिल्ट उसके अंदर था. तो उसी केस के दौरान ही मेट विद अ साइकाइट्रिस्ट और साइकाइट्रिस्ट को उसने ये सारी बात बताई. देन फाइनली एंड में, सीजन के एंड में ये चीज रिवील हुई कि वो उस इंसान के साथ में इतना पर्सनली उस केस में इसलिए इन्वॉल्व हो रहा था क्योंकि वो एक सही इंसान को बचाना चाहता था, क्योंकि इससे पहले वाले केस में वो गिल्टी था लेकिन उसने उसको बचा दिया और जो गिल्टी नहीं था उसको जेल भिजवा के फांसी भी दिलवा दी. जैसे ही उसने इस केस में इस बच्चे को बचाया, उसको बाइज्जत बरी करवा दिया और जो बंदा जेन्युइनली इन्वॉल्व था फॉर द मर्डर उसको अंदर करवा दिया, तो उसका जो स्किन डिसऑर्डर था वो भी ठीक हो गया. So when he recovered from his guilt, he recovered from the skin allergy as well, because that skin allergy was a psychosomatic symptom. तो ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं. यूजुअली जो लोग गुस्से में बहुत ज्यादा रहते हैं उनके हमेशा देखना उनको कोई ना कोई स्किन डिसऑर्डर होगी, कोई ना कोई स्किन डिसऑर्डर पक्का होगी, क्योंकि वो साइकोसोमैटिक सिम्टम है कि बॉडी से कोई इमोशन है जो निकल नहीं पा रहा है, बॉडी से कोई इमोशन है जो निकल नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से वो ट्रैप होके एलर्जी में आ रहा है. ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर है इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर. इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर, अब इसमें क्या है, इसमें एंजाइटी होती है इंसान को कि मुझे कोई डिजीज हो जाएगी, इसमें है नहीं. वो बार बार एक्सरेज करवाएंगे, बार बार मेडिकल ट्रीटमेंट्स करवाएंगे, बार बार रिपोर्ट्स जनरेट करवाएंगे, ब्लड रिजल्ट्स निकलवाएंगे, सब कुछ करवाएंगे, लेकिन कोई चीज नहीं निकल कर आती है, कोई फिजिकल डिजीज नहीं निकल कर आती है. बिकॉज हाँ, कि निकल क्यों नहीं रहा. इफ यू हैव एवर वॉच्ड पीकू, पीकू में उसके फादर का ऐसा थोड़ा थोड़ा सिम्टम है. आई एम नॉट सेइंग दैट ही वाज सफरिंग फ्रॉम इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर, लेकिन थोड़ा सा आपको हिंट जरूर मिल जाएगा वहां पे उसके फादर के रोल से. तो वहां पर भी यही चीज है. अब ऐसे जो लोग होते हैं वो फ्रीक्वेंटली डॉक्टर्स के पास में जाएंगे, वो डॉक्टर को बोलेंगे कि मुझे ये प्रॉब्लम है, डॉक्टर वो लिख कर देगा कि भाई स्कैन्स करवा लो, स्कैन्स में कुछ नहीं निकल कर आएगा, डॉक्टर उन्हें कन्विंस करेगा कि कुछ नहीं है, वो कन्विंस ही नहीं होंगे, उनके हिसाब से कुछ प्रॉब्लम है या फिर उनको कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी. मार्केट में कोई भी नई डिजीज आएगी, कोई भी नई डिजीज आएगी, उनको ये लगेगा कि हमें हो गई है, हमें सिम्टम्स आने लग गए हैं या हमें हो जाएगी, तो वो प्रिकॉशंस बहुत ज्यादा लेने लग जाएंगे. दिस इज इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर. ठीक है, so illness anxiety disorder involves persistent preoccupation about developing a serious illness and constantly worrying about this possibility. This is accompanied by anxiety about one's health. Individuals with illness anxiety disorder are overly concerned about undiagnosed disease, negative diagnostic results,
do not respond to assurance by doctors and are easily alarmed about illness, such as on hearing about someone else's ill health or some such news. ठीक है, अब यूजुअली इस पे क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर एंड इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर. डिफरेंस क्या है? बहुत एक छोटा मतलब बड़ा सा ही डिफरेंस है. सिम्टम सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर में एक्चुअली फिजिकल सिम्टम्स प्रेजेंट है लेकिन उसका कोई मेडिकल कॉज नहीं है. इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर में इंसान को लग रहा है कि उसे हो जाएगा या उसे है, लेकिन एक्चुअली ना सिम्टम्स प्रेजेंट है ना ही कोई फिजिकल डिजीज प्रेजेंट है. दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर एंड इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर. ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, रेकरिंग क्वेश्चन है ये. ओके, नेक्स्ट जो इसके अंदर आता है दैट इज कन्वर्जन डिसऑर्डर. अब कन्वर्जन डिसऑर्डर में यूजुअली लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी बॉडी का कोई पार्ट जो है वो खराब हो गया है, वो काम नहीं कर रहा है, या फिर हाँ तुम यही बोल सकते हो कि वो खराब हो गया है, लेकिन एक्चुअली उसका कोई मेडिकल कॉज नहीं होता है. उनको ये लगता है कि पैरालिसिस हो गया है, उनको ये लगता है कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, उनको ये लगता है कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसका कोई मेडिकल कॉज नहीं है. ईयर्स एकदम बराबर काम कर रहे हैं जब आप ईयर स्पेशलिस्ट के पास जाओगे, आईज बराबर काम कर रही हैं जब आप आई स्पेशलिस्ट के पास में जाओगे. पैरालिसिस है ही नहीं बॉडी में, पूरी राइट साइड अच्छे से वर्क कर सकती है अकॉर्डिंग टू ऑल द स्कैन्स, अकॉर्डिंग टू ऑल द मेडिकल रिपोर्ट्स, बट उनको ये लगेगा कि मुझे पैरालिसिस है. दिस इज कन्वर्जन डिसऑर्डर. ठीक है, अब यूजुअली ऐसा जो होता है, जो कन्वर्जन डिसऑर्डर होती है वो यूजुअली ट्रॉमा के बाद में होती है. तुमने बुराड़ी केस के बारे में सुना था जिसमें 11 लोगों ने एक साथ आत्महत्या कर ली थी? तो उसके ऊपर ना एक वो है डॉक्यूमेंट्री है नेटफ्लिक्स पे, द हाउस ऑफ सीक्रेट्स. हाँ, रात को मत देखना बस, मतलब उसके अंदर कुछ ग्राफिक्स ऐसे हैं, मेरे को तो 2-3 दिन तक नींद नहीं आई थी, बाकी तुम लोगों का मुझे पता नहीं. तो हाउस ऑफ सीक्रेट्स करके एक नेटफ्लिक्स पे भी है, और इसके अलावा अगर उसकी डेप्थ में जाना है तो Z5 पे भी एक उसके ऊपर ही वो बनी थी, पूरी सीरीज बनी थी, उसमें काफी ज्यादा डेप्थ में चीजें हैं, तो मैंने वो भी देखी थी, उसका नाम भूल गई हूँ मैं, तुम सर्च कर सकते हो. तो उसमें क्या था, जो कहा जाता है जो मेन बंदा था जिसने सबको कन्विंस किया था फॉर द सुसाइड, वो अपेरेंटली कुछ वो कर रहे थे, कुछ ट्रेडिशनल वो कुछ कर रहे थे, वो तुम सीरीज में देख लेना. ठीक है, लेकिन उसमें क्या हुआ था कि उस इंसान को एक कमरे में बंद कर दिया था जहाँ पे वो जॉब करता था. उसको वहां पर किसी ने बदला बदला लेने के लिए कमरे में बंद कर दिया था और फिर वहां पे आग लगा दी थी. अब वो एक ट्रॉमा था उसके लिए. उस ट्रॉमा के बाद में उस इंसान की, उस बंदे की आवाज चली गई, वो बोल नहीं रहा था. डॉक्टर्स को दिखाया, जबान सही वर्क कर रही है, सब कुछ सही है, लेकिन वो उस ट्रॉमेटिक इवेंट के बाद में उसने बोलना बंद कर दिया. एक दिन सडनली 2-2.5 साल के बाद में एकदम से उसकी आवाज वापस भी आ गई. So that was a symptom of conversion disorder. We can say, we cannot diagnose, but we can say that it was a psychosomatic symptom again. लेबल करना हो तो कन्वर्जन डिसऑर्डर है, बट साइकोसोमैटिक सिम्टम ही था. तो ऐसी चीजें होती है आफ्टर ट्रॉमेटिक इवेंट्स. The symptoms of conversion disorders are the reported loss of part or all of some basic body functions. Paralysis, blindness, deafness, and difficulty in walking are generally among the symptoms reported. These symptoms often occur after a stressful experience and may be quite sudden. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में डिसोसिएटिव डिसऑर्डर शुरू करवाऊंगी.